अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूँ शाजिया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ सईद काजी हैं और समी इब्राहिम। नाजरीन, आइंदा इंतखाबात को शफाफ और गैर जानिबदाराना बनाने की भरपूर कोशिशें जारी हैं। इंतखाबी अमल में धांधली या ताखीर के हवाले से तमाम सियासी और गैर सियासी हल्कों में चहमगोइयां हो रही हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ में भी शुमाली वज़ीरिस्तान ऑपरेशन की इस बिना पर मुखालिफत कर दी कि कहीं इस आड़ में इंतखाबात को न मुलतवी कर दिया जाए। अब इस ज़मन में इंतहाई अहम पेशरफ्त यह है कि इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस से अदलिया की निगरानी में आम इंतखाबात करवाने का मुतालिबा कर दिया है। आइंदा इंतखाबात के हवाले से खदशात के नाम पर कौन क्या कर रहा है और किसकी आड़ में कौन किस निशाने पर है, इस मौजू पर आज हम बात करेंगे। और साथ ही हम बात करेंगे कि 3 साल के बाद हमारे क्रिकेट के मैदान एक बार फिर से सजने को तैयार है। इंटरनेशनल वर्ल्ड 11 और पाकिस्तान ऑल स्टार 11 के 2 T20 मैचेस 20 और 21 अक्टूबर को कराची में खेले जाएंगे। उम्मीद है कि इन मैचेस से पूरी दुनिया में कराची के हालात के बारे में मौजूद जो खदशात हैं इनमें कमी आएगी। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बाकायदा बहाली के हवाले से आज हमारा सवाल है आपसे कि आप क्या मशवरा देते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली जो पाकिस्तान में 3 साल पहले बंद कर दी गई थी, आप क्या समझते हैं कि इसके लिए किस तरह के इकदाम किए जाने चाहिए? इस पर अपनी राय दीजिए, ईमेल कीजिए, SMS कीजिए या टेलीफोन कॉल कीजिए और हमारे इस सवाल पर अपनी राय का इजहार कीजिए। और आज के दिन की क्या अहम खबरें हैं, सबसे पहले आज समी साहब से लेते हैं। जी समी साहब। शाजिया, मैंने जो आज खबर चुनी है वो है सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात इस महीने के इख्तिताम पर वो मुनक़द होंगे। ग्रुप्स उसमें तैयार हैं और कन्वेंसिंग का भी बाकायदा तो नहीं लेकिन उनसे मेल जोल शुरू कर दिया गया वकला से जो उम्मीदवार हैं। और इसीलिए आज हमारे साथ स्टूडियो में एहसन भोन साहब भी होंगे, बड़े पाकिस्तान बार काउंसिल के वो मेंबर भी हैं, साबिक जज भी हैं और हाई कोर्ट बार के साबिक सदर भी हैं। उनसे इस मामले में भी ज़रूर बात करेंगे। फिर जो दूसरी खबर मैंने चुनी है कायसा, वो बिल आखिर मंजूर वट्टू साहब का नोटिफिकेशन हो गया, अब वो पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर बन गए। तो आज देखेंगे कि क्या जाले इस बात को हजम कर सकेंगे और उनकी आमद जो है वो आइंदा पीपल्स पार्टी के लिए क्या उसमें वो क्या मुस्बत साबित किस तरह हो सकती है। फिर मैंने एक खबर चुनी है कि पोलियो के जो कतरात थे वो बच्चों को पिलाए जा रहे थे। टारगेट था 32 मिलियन बच्चों का, तो 1 मिलियन बच्चे जो हैं वो रह गए हैं, उनको पोलियो के कतरे नहीं पिलाए जा सके और वो इस खतरे में हैं कि कहीं उनको ये बीमारी ना पकड़ ले। ये कौन से इलाके हैं, क्या वजूहात हैं कि उनको पोलियो के कतरे नहीं पिला सके, इस पर बात करेंगे। और फिर शाजिया, A लेवल जो एक तरीका है, इम्तिहान है, डिग्री भी है, उसमें अमेरिका तब्दीलियाँ, बरतानिया में तब्दीलियाँ की जा रही हैं, जो उनके एजुकेशन सेक्रेटरी ने बताया। जिसके बाद जो रसल ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी जिसमें सारा ये ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज वगैरह हैं, उसमें दाखिले के लिए बच्चों को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। वो बताएंगे कि वो क्या तब्दीलियाँ ला रहे हैं। और आखिर में काई साहब जिक्र करेंगे शहबाज शरीफ साहब के दामाद का, वो जो बेकरी तशद्दुद केस था उसमें उन्होंने बारात गिरफ्तारी दी। और बहरहाल ये एक बड़ी बात है, कुछ लोग हो सकता है इसको कॉस्मेटिक कहें, लेकिन वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं इस बात पर कि उनके दामाद ने और उनके कहने पर उनको गिरफ्तारी हुई और अब वो इस वक्त हवालात में है। थोड़ी देर बाद उन्हें पेश किया जाएगा कैंट की अदालत में। बहरहाल ये एक अच्छी शुरुआत है कि जो बड़े लोग हैं उनके बच्चे भी अगर कानून की जद में आए तो शायद कोई बेहतरी हो सके कानून सबके लिए बराबर है हवाले से। जी काजी साहब। शाजिया, आगाज में मैं बात करूंगा, एक स्टेट बैंक की रिपोर्ट आई है जो कि खासी ब्लीक है। वो बैरूनी सरमायाकारी में बहुत बड़ी गिरावट हुई है, 67% की, जो पहला क्वार्टर था इस फाइनेंशियल ईयर का। इसके अलावा क्या माशी हालात है, IMF की वार्निंग इससे पहले आ चुकी है, मैशियत कहाँ खड़ी है, इस पर हम बात करेंगे। और फिर कल कोर कमांडर्स मीटिंग थी और आगाज़ में खबर ये आई कि शायद लिमिटेड ऑपरेशन के बारे में फैसला हो, मगर आज पता ये चला है जो कियानी साहब की तरफ से या पूरी अस्करी क़यादत की तरफ से बयान आया है उसका हम तजिया करेंगे। और फिर तीसरी एक स्टोरी मैंने एक काबुल की एक बच्ची महागुल, उसकी कहानी, क्योंकि हम एक बहुत सी कहानी यहाँ भी चल रही हैं, मगर इस कहानी के ज़रिए हमें अंदाज़ा होगा कि ज़िंदगी इस वॉर की वजह से जो ख़ानदान है या जो इंडिविजुअल्स हैं उन पर क्या बीत रही है। मागुल की कहानी बयान करेंगे। और आखिर में एक खबर, वर्ल्ड हेल्थ डे था, मेंटल हेल्थ डे, तो इसमें WHO ने बड़ी स्टॉक वार्निंग एक दी है कि 2020 तक जो डिप्रेशन है ये दूसरा बड़ा किलर बन जाएगा कोरोनरी या हार्ट डिजीज़ के बाद। ये क्यों है, इसके माशी वजूहात क्या हैं, ये रिसेशन जो है इसको हम जोड़ेंगे कि एक फ़र्द की ज़िंदगी को हम कैसे उस मकाम पे ला रहे हैं कि जहां बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़हनी अमराज का शिकार हो रहे हैं। इस पर बात करेंगे। ठीक है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आकर इन तमाम खबरों पर डिटेल में बात करेंगे। ब्रेक के बाद
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। इलेक्शन कमीशन की जानिब से चीफ जस्टिस से मुतालबा किया गया है कि अगले आम इंतखाबात में रिटर्निंग और जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं इनकी तकर्री अदलिया से की जाए। लेकिन मसला यह है कि 29 मई 2009 में चीफ जस्टिस की सरबराही में एक जुडिशल पॉलिसी बनाई गई जिसके तहत ये कहा गया कि कोई भी जज या अदालती ऑफिसर एग्जीक्यूटिव ओहदा नहीं संभाल सकता। लेकिन क्या इलेक्शन को शफाफ बनाने की खातिर अदालती पॉलिसी बदली जा सकती है? समी साहब, अदालती पॉलिसी कोई कुरान करीम का हुक्म है? हाँ बिल्कुल, ये तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोला। ऐसी बात तो नहीं है। अगर कोई अदालती पॉलिसी है जिसमें उन्होंने बनाया कि जो जुडिशियल ऑफिसर हैं वो एग्जेक्टिव इख्तियारात वाली पोस्टिंग पर नहीं जा सकते, तो ये जो इख्तियारात हैं ये इलेक्शन के इनेकाद के लिए हैं। और अगर इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि अदलिया उनकी मुआवनत करे और ये जो तमाम अफसरान हैं उनको लगाया जाए जजेस को बतौर एग्जेक्टिव ऑफिसर, तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई कबाहत है और इसमें पॉलिसी तब्दील भी हो सकती है। लेकिन मैं जो देखना पॉइंट जो मैं रेज करना चाहता हूँ कि अब तक जो भी ज़िमनी इंतखाबात हुए उसमें तो इलेक्शन कमीशन ने अपने अमला इस्तेमाल किया और उन इलेक्शंस में धांधली के हवाले से कोई इस किस्म की शिकायत नहीं आई। बिल्कुल सामने ट्रांसपेरेंट हुआ, कैमरे मौजूद थे, इंटरनेशनल मीडिया मौजूद था और उनके सामने ये इंतखाबात हुए और किसी ने, और ये तो कहा जा सकता है कि टर्न आउट नहीं मर्जी के मुताबिक हुआ, हो सकता है वसाइल भी जो लिमिट है उससे ज्यादा इस्तेमाल हो गया, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि उन इलेक्शन में रिगिंग की गई। तो इलेक्शन कमीशन का जो अपना अमला है ज़िमनी इंतखाबात में उन्होंने ये साबित किया कि वो करवा सकते हैं आज़ादाना इंतखाबात। और अब फखरुद्दीन जी इब्राहिम मौजूद हैं वहां पर, वो भी एक बड़ी प्लेजेंट पोस्टिंग है। लेकिन अगर फिर भी वो ये समझते हैं कि अदलिया करवाए तो इसमें अदलिया को तब्दीली की जा सकती है। 88% टर्नआउट लेना। शाजिया, यहाँ पे जो पॉलिटिकल जितने भी ग्रुप्स हैं या पार्टीज हैं उनका इत्तेफाक है कि इस मुल्क में एक इलेक्शन शफाफ हुआ था और वो इंसिडेंटली एक जर्नैल ने करवाया था। 1971 का इलेक्शन था जो याया खान ने करवाया था। इसके बाद जितने इलेक्शन हुए, जो भी लोग हारे उन्होंने कहा जी ये 2 नंबर हुआ है और ये रिग हुआ है। बड़ी खुशी है मुझे कि 2008 के इंतखाबात में तो 2008 में आपकी पीपीपी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ने मुझे जाती तौर पे बताया कि जनाब हमारी 30 सीटें जो हैं वो हमने लूज। नहीं, वो जाती तौर पर तो बताया, लेकिन पब्लिकली हमने ये पब्लिकली नहीं बताया ना, क्योंकि गवर्नमेंट में जाना था सौदे वफादे करके, वो तो अलग कहानी होती है। लेकिन मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूं कि यहाँ पे ये एक हमेशा जिस तरह यहाँ इसी सीट पे नजीर नाजी साहब ने बैठ के फरमाया था कि लेबोरेटरी में इलेक्शन तैयार होता है। हमारी दुआ है कि ये रवायत बदले और ये इतनी बड़ा फरीजा जो उनके सर पे आया है। और इससे पहले ये जो बात है ना कि अब अदलिया तो अदलिया करवाती रही है, इससे पहले भी अदलिया करवाती रही है और उस पर डाउट्स भी कास्ट किए जाते रहे, हमारी तरफ से नहीं, उन पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स की तरफ से जो इलेक्शन लड़ते रहे हैं। वो खुद कहते रहे जनाब ये ठीक नहीं हुआ, तो ये ठीक हो जाए तो बड़ी बात है। ये हम एहसन साहब से लेते हैं। एहसन साहब, बड़ा अच्छा मुतालिबा है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि किसी किस्म का कोई भी खदशा मौजूद ना रहे। तो बात वही आ जाती है अदालती पॉलिसी की। समी साहब ने भी कहा कोई हरफ आखिर तो नहीं कि अदालती पॉलिसी बदली ना जा सके। आप बताइए, आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? ये बिल्कुल बजा बात है। अदालती पॉलिसी ना तो किसी आइन का हुक्म है ना कानून का हुक्म है, ये इंटरनल अरेंजमेंट है अदलिया का अपना। जिस हवाले से कोई भी, अगर पहले ये होता था कि अदलिया इस हवाले से तमाम जो इंतखाबात थे उनमें इनकाद के लिए पूरी मामनत होती थी, बल्कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर सारे सेशंस जजेस होते थे। उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने कहा और हमने देखा है कि ये जो पॉलिसी बनाई है इसका वक्तन फ़क्तन खुद सुप्रीम कोर्ट से इनराफ होता रहा है कि रिटायर्ड जजेस जो हैं उनको अपॉइंट किया जाता रहा है। जैसे आप कह लें वहाँ के रजिस्ट्रार हैं उनको एक्सटेंशन दी जाती है। और ये इसीलिए है कि जब ज़रूरत होती है किसी काम के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि अगर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये मुतालबा करते हैं तो ये खुश आइंद बात है। अगर वो समझते हैं कि इलेक्शन जो है शफाफ हो सकते हैं तो इसमें अदलिया को मैं समझता हूँ कि कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए और वो करेंगे भी नहीं। सही, अभी इस पर प्रॉपर एक इजलास होगा चीफ जस्टिस जिसमें वो कह रहे हैं कि जुडिशियल पॉलिसी का, तो एक अच्छी खुशाइन बात है, बड़ी जबरदस्त बात है। दूसरी आगे बढ़ते हैं आप जो बात खास तौर पे कह रहा हूँ कि इस मौजूदा हालात में, जबकि आपने देखा कि मेजर पॉलिटिकल पार्टीज में भी इस बात पे इत्फाक नहीं है कि अदलिया जो है वो सारी की सारी जो है वो इंडिपेंडेंटली चल रही है। इसलिए ये ऐसा ना हो कि अदलिया के लिए भी एक इम्तिहान बन जाए और ये अदलिया के लिए भी फ्यूचर पे एक स्पॉट आ जाए कि ये इलेक्शन भी ठीक नहीं हुआ।
बहरहाल हम तो वो अदलिया वो सही कहा एहसन साहब ने कि अदलिया भी, मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब भी ये सारे तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखकर तो कोई फैसला करेंगे कि कितनी पार्टिसिपेशन इसमें अदलिया कर सकती है। लोगों के लिए तो हम कहेंगे कि वोट आपका मुस्तकबिल है और लोगों का मुस्तकबिल लोगों के हाथों में, इसलिए वोट का सही इंतखाब कीजिए। और जितने भी ये सारे अरेंजमेंट हो रहे हैं मेरे ख्याल में लोगों के लिए हो रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने वोट डाल के अपनी मर्जी की, अपनी मनपसंद हुकूमत को जो इक़्तिदार में लेके आने आगे बढ़ते हैं। आपने क्रिकेट की बात की थी, मैं तो वो काई साहब जबरदस्त है कि इंटरनेशनल 11 कराची में आ रहा है और सैटरडे को और संडे को 2 मैचेस भी हैं पाकिस्तान ऑल स्टार 11 के साथ। तो क्या ये इससे कोई इंटरनेशनल क्रिकेट आगे बढ़ेगी? को हमारा नुमाइंदा है कुछ साथ हमें बताने वाला कोई? जी, कराची से हमारे नुमाइंदे हैं साद बुखारी, अभी उनसे हमारा राब्ता चलें कराची का जो एक इमेज है पूरी दुनिया में, कुछ आ रहे हैं, कुछ इसमें रिटायर्ड प्लेयर्स हैं और एक सिंबॉलिकली इसकी एक जरूर अहमियत है। बिल्कुल, लेकिन बात यह है कि जिस तरीके से हमने अपना इमेज बना दिया है, मतलब दहशतगर्दी हर मुल्क में होती है, मगर ये जो कारपोरेट मीडिया है जो खास तौर पे वेस्ट का, अब मलाला का जो इशू था सपोज, अब जिन लोगों ने दुनिया में देखो बीबीसी की लीड स्टोरी चल रही है और वो उसको ड्रम बीट कर, इससे ज्यादा बड़ी दहशतगर्दी जो है वो इंडिया में हो रही है इस वक्त, कश्मीर में हो रही है इस वक्त, इवन जो उनका रेड कॉरिडोर है वहां पे हो रही है। मगर हमारे इमेज को न जाने हम एक ऐसा, जैसे वो कहते हैं ना वो पंचिंग क्या है समी साहब, जैसे वो एक बने हुए हैं हम इस तरीके से स्केप गोट बने हुए हैं, लिहाजा कोई इधर आते ही नहीं। हालांकि 9/11 भी उधर उनके यहाँ हुआ और दहशतगर्दी की वारदातें होती हैं और हम जो है इतना ब्लो अप करते हैं। और जिस तरह आज मैं अपनी मेन स्टोरी पे बात करूंगा कि मेन जो स्टेट बैंक ने वजह बताई है कि हमारे जो स्केर अवे हो गए, हमारे इन्वेस्टर यहाँ से भाग गए, वो जो इमेज जो है, इमेज परसेप्शन इज ज्यादा बड़ा होता है रियलिटी से, तो शायद ये है कि ये इंटरनेशनल मीडिया ने परसेप्शन ऐसा बना दिया, वैसे हमारे यहाँ ऐसी कुछ चीज है नहीं। अमन देखें, इसमें सोमालिया में आपसे ज्यादा दहशतगर्दी है, वहां पे तो कोई पूरे के पूरे जहाज उठा के ले जाते हैं, उनको इतना नहीं चलाते। लेकिन काजी साहब जिस तरह यहाँ पे इंसर्जेंट्स देखें मेरी बात सुने, अरुंधति राय को मैं 10 दफा कोट कर चुका हूँ कि 40% इंडिया की रेटिंग कोई नहीं है। वहां के आर्मी चीफ को कहा गया जाके एक्शन करो, वो भाग गए, उन्होंने कहा भाई हमसे नहीं होता। अच्छा, ये बात मान लिया, 80,000 बंदा कश्मीर में मर चुका है, मगर आप क्या है, आप तो बैठ जाते हैं यहाँ बैठ के मलाला करने और ये खेलने के लिए। इसलिए आपने इमेज ऐसा बना दिया है कि लोग भाग रहे हैं, इन्वेस्टर यहाँ से भाग रहे हैं, क्रिकेटर यहाँ नहीं आना चाहता। तो भाई क्रिकेटर इसलिए नहीं आना चाहता कि श्रीलंका की टीम पर हमला हुआ था, गोलियां चली, प्लेयर बाकायदा जख्मी हुए। मेरे भाई आपने पकड़ लिए नहीं, हमने पकड़ लिए तो फिर इमेज तो बुरा किसने किया? ना आपकी लॉ एनफोर्समेंट, ये आपकी गवर्नमेंट की ना है, लेकिन अब तो एक पकड़ने थे जाके भाई। फिर मैं अब ये जो क्रिकेट स्टार्ट हो रही है एक पॉजिटिव इमेज के लिए, साथ भी साथ है, अगर इजाजत दें तो फिर इसका मतलब ये है कि ये हमारे यहाँ बुराई तो है ना, जिसको अगर मीडिया हाईलाइट करता है तो वो परसेप्शन कैसे गलत हो गया? मैं मेरी सुने, जो कारपोरेट मीडिया है ना, 6 ग्रुप उसको कंट्रोल करते हैं, उसमें वहां पे हमारी तरफ वो आजाद, ये जो आजाद मीडिया ये लिखता है कि आप बात बताएं, यहाँ पे वहां पे बकायदा कंट्रोल होता है कि एक चीज को ब्लो अप करना। मिसाल के तौर पे मैंने क्रिस्टियान अमानपुर का कोट किया, वो बात ही एक कर रही थी, हमला कब कर रहे हैं आप, हमला कब कर रहे हैं। रहमान मलिक से जब वो इंटरव्यू कर रही थी तो आप कितनी जल्दी है उन्हें, और जब उसने कहा कि देखें ये जो आपने यहाँ मैनेज किया, बात ये है कि हम शुरू हो जाते हैं, नहीं हम शुरू हो जाते हैं। मेरा आपसे सवाल है, ये गलती की है इंटरनेशनल मीडिया ने कि वो जो श्रीलंकन टीम पर हमला हुआ था उसकी खबर नशर करके, वो नहीं करनी चाहिए। प्रोपोर्शन होता है, आप मीडिया के आदमी हैं, आप जब रात को अखबार बनाते हैं या एक खबर बनाते हैं तो आपको पता है ड्रम बीटिंग क्या होती है, आपको पता है कि एक खबर को आप 35 दफा चला रहे हैं, आप बता चुके हैं, रोज चल रहा है। अभी मैं मागुल की खबर बताऊंगा काबुल से। चलिए साथ से बात करने थे, साथ बड़ा एक पॉजिटिव इमेज बनने जा रहा है, स्पेशली कराची का पूरी दुनिया में। जिस तरह मीडिया में कराची के हालात को पेश किया जाता है, वहां के अवाम इस इवेंट को, वहां के जो खिलाड़ी हैं वो इस इवेंट को किस तरह ले रहे हैं? जी बिल्कुल, जो खिलाड़ी जब कराची एयरपोर्ट पहुंचे, जो सिक्योरिटी के इंतजाम हमने भी देखे, वो खातिर ख्वाह इंतजाम थे, बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री इंतजाम थे। जब खिलाड़ी पहुंचे उनसे हमने सवाल किया, उनकी जानिब से भी ये जवाब दिया गया कि वो पाकिस्तान को, उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि एक महफूज वेन्यू समझते हैं खेलों के इनेकाद के लिए, तभी वो इस मकाम पर पहुंचे हैं। कराची के हवाले से जब उन्होंने बात की तो उनका कहना था कि हालात चाहे जैसे भी हो, खेलों का इनेकाद का आगाज जब किया जाएगा तो दोबारा बेहतरी की जानिब बढ़ेंगे। उन्होंने इस कदम को बेहतरी की जानिब बढ़ता हुआ एक खुशाइन इकदाम करार दिया और उनका कहना था कि वो अपने दीगर खिलाड़ियों से भी दरख्वास्त करेंगे कि वो पाकिस्तान का रुख करें ताकि यहाँ पे खेलों को फरोग दिया जा सके। वो पुरज़म थे। उन्होंने ये भी कहा कि मुस्तकबिल में वो ख्वाहिशमंद है कि पाकिस्तान में और भी खेल यहाँ पे खिलाड़ी आए और ये मजीद खेला जाए। अच्छा साहब, आप मुझे पता है कि स्पोर्ट्स आपकी कोई रेगुलर बीट नहीं है, लेकिन किसी क्रिकेट के ओहदेदार से आपकी बात हुई कि क्या
मुस्तकबिल में कोई जो दूसरे मुल्क की टीम है उसके आने का भी इम्कान है, या कोई बात हो रही है पाकिस्तान की? जी, जो इंतजामिया वहाँ मौजूद थी उनसे हमारी जब बात हुई तो उनका यही कहना था कि पाइपलाइन में कुछ और मजीद इवेंट्स हैं जिनके हवाले से फिलहाल ऐलान तो नहीं किया जा सकता, ताहम कुछ टीम से बात चल रही है कि वो आए पाकिस्तान में और यहाँ खेलें, जिसपे एक का ये भी कहना था कि पॉजिटिव रिस्पांस सामने आ रहा है, जैसे ही हतमी तौर पर इसका फैसला हो जाएगा, वहाँ से रिस्पांस आ जाएगा तो हम अपने शायकीन क्रिकेट को ऐलान कर देंगे कि एक और नया मैच देखने को मिलेगा, एक और नया टूर्नामेंट मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसमें मुझे वो जो श्रीलंका के सदर हैं उनकी स्टेटमेंट याद आ रही है, अभी जो हालिया T20 चैंपियनशिप थी उसमें काई साहब उन्होंने ये कहा कि मैंने ये कहा है श्रीलंकन टीम को कि वो जरूर पाकिस्तान का दौरा करे, तो ये एक बड़ा अच्छा जेस्चर था। हालांकि वही टीम थी जिस पर गोलियां चली और वो, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि वो वहां पर आए पाकिस्तान का। लेकिन बहरहाल काई साहब तो कहते हैं खबर ना शाया करें पाकिस्तान की। ब्रेक का वक्त हो रहा है, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद खबर ना शाया करें, यही बताया पाकिस्तान बहुत अच्छा इस तरह ना शाया करें कि जिस तरह से हमारे आका चाहते हैं, किस तरह से शाया हो। आप ना खबर को खबर ही रखें, गंद को ना एजेंडा ना बनाएं, गंद को ना। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। इस महीने के आखिर में सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात होने जा रहे हैं। कौन कौन से उम्मीदवार जो है वो नामजद किए गए हैं, किसका पलड़ा भारी होगा, सभी साहब एहसन साहब से तो हम बात करेंगे। लेकिन हमेशा ये कहा जाता है कि जुडिशरी भी जो है वो एक ग्रुप को सपोर्ट करती है, लेकिन पिछले 2 इलेक्शन में हम देखते हैं कि वो हारते आ रहे हैं। बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया, जो प्रो जुडिशरी उम्मीदवार थे गुज़श्ता 2 जो इंतखाबात हैं उनमें वो हारे हैं। आसमा जहांगीर साहबा भी जीती इलेक्शन, फिर यासीन आज़ाद साहब भी जीते। अब ये जो जीतने वाले हैं ये भी अदलिया की बहाली पर, ये अदलिया की हुक्मरानी पर, कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं। प्रो जुडिशरी से मतलब यह है कि कुछ जो जुडिशरी के आला ओहदेदारान हैं वो कुछ उम्मीदवार की जब बैक कर रहे होते हैं तो ये उसके मुखालिफ थे। लेकिन जाते हैं एहसन भोन साहब के पास, उनसे पूछते हैं कि इस दफा क्या सूरत हाल है, कौन कौन से उम्मीदवार आ रहे हैं और क्या देख रहे हैं आपके, क्या किस बुनियाद पर ये इलेक्शन लड़ा जाएगा? 2 उम्मीदवार हैं जो सदारती उम्मीदवार हैं, एक मियाँ इसरारुल हक हैं और एक अहमद अवैस साहब हैं। इन दोनों का 2 डिफरेंट ग्रुप से तल्लुक है। जैसे बार में एक डेमोक्रेटिक इंडिपेंडेंट ग्रुप है मियाँ इसरारुल हक का, उससे है, वेरएज के अहमद अवैस साहब जो हैं उनका तल्लुक जो है वो प्रोफेशनल ग्रुप से है। लेकिन जो बात माजी में आपने देखी है कि ये बात जो आप कर रहे थे ये बिल्कुल ठीक है कि जब आसमा जहांगीर साहिबा इलेक्शन लड़ रही थी तो उसी वक्त अहमद अवैस साहब भी लड़ रहे थे, और अहमद अवैस साहब के इलेक्शन में मोहतरमा आसमा ने ये प्रेस स्टेटमेंट दी थी कि जी चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो इसमें मुदाखलत ना करें और जजेस मुदाखलत ना करें। सिमिलर सिचुएशन लास्ट ईयर जो इलेक्शन यासीन आज़ाद और अपना रशीद रिजवी साहब का था उसमें भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही थी, लेकिन दे लॉस्ट। अब सूरत हाल ये है कि फिर नेक्स्ट ईयर जो है वो अगर इलेक्शन हुए जो जनरल इलेक्शन, तो कहते हैं जी इलेक्शन ईयर है इसलिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है, तो अहमद अवैस साहब रिपीटर हैं। वेरएज के मियाँ इसरारुल हक का जो वो नॉन पॉलिटिकल आदमी हैं, उनका जो हिस्ट्री है उसमें 2 दफ़ा ही वाज प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, और उसमें उन्होंने कोई बिल्डिंग भी लेके दी हाई कोर्ट बार को, एक डायग्नोस्टिक सेंटर किया। नीचे के प्रेसिडेंट जब हुए उन्होंने वकला के लिए 1000 प्लाट लिए, और वो उनके हवाले से ये है कि ही इज़ ए वेरी नोबल मैन और वकला की वेलफेयर पे ज़्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटी की बजाय वकला की वेलफेयर पे बिलीव करते हैं। वेरएज के अहमद अवैस साहब जो हैं वो ये रहे परवेज़ मुशर्रफ दौर में ही बार के प्रेसिडेंट रहे, हाई कोर्ट बार में। उस वक्त उनका नारा था कि जी आप हम इनको आर्टिकल 6 के प्रोसिक्यूट करेंगे। अच्छा साहब, एक सवाल मैं करना चाहता हूँ, ये जो अभी समी साहब ने बात की कि ये कोई प्रो जुडिशरी ग्रुप है, कोई प्रो जो है वो एग्जीक्यूटिव ग्रुप है, एक ये तो हम जानते हैं कि धड़े आपस में जो है उनका टकराव हमें नजर आता है,
लेकिन ये जो टकराव नीचे आके ट्रांसलेट होता है आपके इलेक्शंस में, तो आप समझते नहीं है कि क्या हम भी वही एक अखाड़ा बन जाते हैं उसका, और जो इलेक्शन का मकसद है, जो पर्पस है इन इलेक्टेड बॉडीज का, वो बिल्कुल कहीं और रह जाता है। फिर कभी आपकी जो सदर मुंतखब होती हैं वो चीफ साहब के हक में बयान दे रही हैं या जरदारी साहब के हक में, तो क्या हम यही कुछ रह गए हैं? ये काजी साहब आपकी बात इस हद तक ठीक है कि हम उसी अखाड़े में जो कि हमारा एक काम नहीं है उसमें चले जाते हैं, लेकिन जो बुनियादी तौर पे वकला नुमाइंदे हैं उनका कम से कम एक काम ज़रूर है कि बतौर वॉच डॉग पर्टिकुलरली जुडिशरी के हवाले से, अगर बार के नुमाइंदे ने अदलिया के गलत को गलत और सही को सही नहीं कहना तो उसने और क्या काम करना है। और बाकी का बात यह है कि जब रूल ऑफ लॉ और आइन की बात होगी, पर्टिकुलरली आपने कहा कि एक नुमाइंदा खातून के हवाले से जब आई, मैं समझता हूँ आसमा, मैं समझता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट बार की हिस्ट्री में जितनी अच्छी रिप्रेजेंटेशन आसमा जहांगीर ने की है कि पूरा साल वो किसी अदालत में पेश नहीं हुई बतौर नुमाइंदा। वेर एज के दूसरी तरफ आप देखें जितने उम्मीदवार हैं जो कहते थे हम चीफ साहब की तारीख के बाद उनकी अदालत में नहीं पेश होंगे, वो करोड़ों रुपए लेके, सारों पे एलिगेशन है, करोड़ों रुपए लेके उसी अदालत में पेश होते हैं। तो ये चीजें जो हैं इन पे अगर कमेंट नहीं करना बार के नुमाइंदों ने। अच्छा, एक जुड़ा हुआ सवाल ये बताइए कि मेरे कुछ तजर्बे में भी आया, एक बड़ी डी जनरेशन हमने देखी बार में, खास तौर पे इस मूवमेंट में हमने ये देखा कि वकला का तशद्दुद हमें कभी पुलिस वाले पे नजर आया, कभी साफी पे नजर आया। एक कोर्ट में तो मैंने खुद भी कुछ ऐसे मनाजर देखे हैं कि नाकाबिले बयान है, लोअर कोर्ट की बात कर रहा हूँ। ये जो डी जनरेशन हुई है और लगता है कि एक माफियोजी ग्रुप बन गए हैं, तो ये इस बारे में आप क्या कमेंट करेंगे? ये मैं समझता हूं कि ये ऊपर से अगर ठीक हो तो नीचे। अब बात ये है कि जब आप शॉर्टकट्स जो हैं वो नौजवान जो हैं वो देखते हैं कि एक आदमी शॉर्टकट्स से एक दिन में करोड़पति बन गया, दूसरा जो है उसके 20 साल लग गए हैं वो प्रोफेशन में, उसी तरह उसका मैला कोट है, मैली टाई है, तो डेफिनेटली ही विल गो फॉर दैट शॉर्टकट जो दूसरा बंदा बतौर माफिया एक दिन में करोड़पति या अरबपति हो रहा है। एक तो ये मैं बात आपको बताऊं। दूसरी बात ये है कि जब आप कोर्ट में तमाम वकला को एक नज़र से देखेंगे तो मैं समझता हूं कि वो ऐसी बात नहीं नज़र होगी। जब एक पॉलिटिकल, एक मेरी अर्ज सुने, जब एक बंदा आप उसके साथ इकट्ठे ट्रक पे इकट्ठे हों, महफल में इकट्ठे हों, अदरवाइज इकट्ठे हों, तो व्हाट वुड बी द परसेप्शन। मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें बार लेवल पे भी अमेलियोरेशन की ज़रूरत है और ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है और इन चीज़ों को सुधारने की भी ज़रूरत है। बार काउंसिल्स को भी सख्ती से काम लेना चाहिए। लेकिन ये मैं ऐसे समझता हूँ कि अगर आपने पूरी तरह इसकी इस्लाह करनी है तो फिर आप इसमें जिस हाइप को क्रिएट करके जो जुडिशरी बहाल हुई, उसके बाद मैं समझता हूं कि इसमें सबसे ज्यादा जुडिशरी को रोल प्ले करना चाहिए। कि बात यह है कि ठीक है, इनफ इनफ, और उसके बाद तमाम चीज़ों को उसी तरह लें। ये नहीं कि आपको एक मुझे झाड़ दिया या आपको पैम्पर कर दिया, आपको पैम्पर कर दिया, मुझे झाड़ दिया, दिस शुड नॉट बी द क्राइटेरिया। अच्छा, मैं सिर्फ आखिरी आपसे एक सवाल करूंगा। आपने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में जिक्र किया मियां इसरार ग्रुप का और ये कहा कि वो बड़े एक इस तरह के हैं कि नॉन पॉलिटिकल हैं। नॉन पॉलिटिकल तो डेफिनेटली नहीं है अगर बार की सियासत में हिस्सा ले रहे हैं। तो अहमद अवैस साहब जो हैं, क्योंकि मैं उनको जानता भी हूँ ज़ाती हवाले से भी, तो वो भी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग उनकी इंटेग्रिटी है। वो भले अदालतों में पेश होते होंगे लेकिन उनके ऊपर कोई इस किस्म का इल्ज़ाम नहीं है कि जिसमें ये कहा जाए कि वो किसी के आलाकार बने या कोई स्टूज बने। तो आप समझते हैं कि मुकाबला सख्त होगा? जी, मुकाबला तो जाहिर है बार का इलेक्शन है, सख्त होगा। लेकिन एक बात मैं जो आपके सवाल के तनाजर में बात कर दूं, बात यह है कि जब वो प्रेसिडेंट थे, आर्टिकल 6 का ट्रायल की जब पूरा साल बात होती रही तो अल्टीमेटली पाकिस्तान बार काउंसिल ने एक ट्राइब्यूनल मुकर्रर किया। ट्राइब्यूनल में उन्होंने कहा कि जी ये मॉक ट्रायल जो होगा ये करेंगे। उसमें उन्होंने रखा, लतीफ़ खोसा थे वहाँ, उस वक़्त के वाइस चेयरमैन थे, हामिद खान साहब थे, और प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया अहमद अवैस साहब को। ये हामिद खान साहब ने भी रिफ्यूज़ कर दिया टू सिट इन दैट ट्राइब्यूनल, और अहमद अवैस साहब भी उससे दौड़ गया प्रोसिक्यूशन से। इसलिए मैं समझता हूँ कि बात ये नहीं,
अहमद अवैस साहब ठीक हैं, अच्छे हैं, सारी बातें हैं, लेकिन बात यह है कि वो सिर्फ बात करते हैं, उनका अमल नहीं होता। ठीक है, मियां इसरार बात कम करते हैं, और अमल बात ज़्यादा। करते हैं। प्रोग्राम का वक्त भी कम है, हमें ब्रेक भी लेनी है। नतीजा इस बात से निकला कि इलेक्शन कोई भी सियासत हर एक में चलती है, भले ही सुप्रीम कोर्ट बाहर के इलेक्शन। उनको अहमद अवैस साहब को भी जरूर मौका देंगे कि वो आकर अपने हवाले से जरूर बात कर सकें। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपकी कॉल्स भी लेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद कसूर से कॉलर है अशरफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बेटा बात मैंने आपको एक तो मुबारकबाद। अपने टीवी की आवाज प्लीज, अपने वॉल्यूम जो है टीवी को, इसको पहले म्यूट कर लें। बंद कर लिया मैंने। मैं आपको मुबारकबाद देनी है कि ये जो आपके मीडिया को ये मुबारकबाद का मुस्तहिक है, जिसने वो हमारे खादमे अल्लाह का जो वो दामाद है वो आज कोर्ट में पेश हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम है, हम ये समझते हैं। अब आपको मैं एक गुजारिश करता हूं कि आप थोड़ा सा टाइम बाहर भी निकालें। आप एक प्रोग्राम रखें एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये काजी साहब जो बात करते हैं, समी साहब करते हैं, और पूरा माह एक महीने के लिए अदारे जो है वो सब सही काम करेंगे और लोगों को अवेयरनेस होगी। यहाँ पर आप बहुत लोगों की खिदमत करते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा बाहर निकले, आपकी मेहरबानी। आप पे हमें उम्मीद है, बाकी हमें सियासतदानों पे, ये चौकियों पे कोई उम्मीद नहीं है। बाकी वोट की बात करते हैं समी साहब, वो तो यहाँ धड़े बने हुए हैं। मेरी जरूरत है मैं एक धड़े के खिलाफ वो वोट दे दूं, वो मुझे मेरे पर्चे करवा देंगे, मुझे मेरी पटवाई करवा देंगे, आपको सब पता है। तो आप थोड़ा सा बाहर निकले तो ये लोगों का बहुत भला हो सकता है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी अच्छी बात की है उन्होंने कि एक तो वो जो मैंने अपनी स्टोरी भी रखी है, पहले उसी से बात कर लेते हैं। पहले बोला एक अच्छी मिसाल है कि शहबाज शरीफ साहब, देखें कोई बड़े लोग इस पर इतराज भी कर रहे हैं जी, वो रात में टीवी टॉक शोज देख रहा था, लेकिन देखें ये पहला मौका है कि शहबाज शरीफ साहब का अपना दामाद है, खुद उस पर जाके तो उन्होंने कहा कि जाओ जाके उसमें शामिल हो। ये बड़ी बात है कि उसने हवालात में रात गुजारी है। ये एक ऐसी बात है कि ये एक ऐसी शुरुआत है, हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये हमें ये भी अप्रिशिएट भी करना चाहिए और बहुत ज्यादा हम अप्रिशिएट करते हैं, और हमें इसका आउटकम भी देखना चाहिए, क्योंकि ये तो तय है ना कि वहां किसी ने किसी को मारा जरूर है। मतलब ये ना हो कि आगे भूल भुलैये में रह जाए और कॉस्मेटिक ना रहे, ताकि फिक्स हो जाए रिस्पांसिबिलिटी। मैंने जुर्म किया, मैं पकड़ा जाऊं, किसी ने मैं अभी इस पे एहसन भोन साहब से भी बात करूंगा, लेकिन ये जो मामला है, ये काम अब फिक्स करना कि सजा देना, ये तो अदलिया का काम है। शहबाज शरीफ साहब ने बतौर चीफ सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव होता है इस मामले पे ना, ये अदलिया पे डाल दो, अदलिया वाला उधर डाल दो। हम आवाम जो बैठे हुए हैं, जिनका ना अदलिया से कुछ बराह रास्त वास्ता है, ना किसी और से, ना किसी हमदर्द से, हम तो ये देखते हैं कि ये काम अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब है किसी को अगर, लेकिन काजी साहब वो तो अदलिया ने करना था, हम तो ये आर्गुमेंट बड़ा। लेकिन मैं एक सेकंड, मुझे एक लाइन बोलने दें। हमेशा आप यहाँ पर पॉलिटिशियन पर एतराज करते हैं, मैं भी हद तक शरीक होता हूँ, लेकिन क्या ये शहबाज शरीफ साहब एक सियासतदान नहीं है? उन्होंने अपने जो एक करीबी तरीन अजीज के बारे में ये मिसाल कायम नहीं की, तो क्या ये जो तो फिर ये कहना कि उम्मीद की किरण मौजूद है, उम्मीद की किरण मौजूद है, ये रास्ता लेके निकल जाते हैं आप, और हमें पता है हमने तो कर दिया था, हाथ साफ करके बैठ जाते हैं। नहीं, आवाम ये कहती है कि जो वाकया हुआ है, एक उम्मीद की किरण तो मौजूद है। उम्मीद की किरण 62 वर्षों से यूं हो रही है। अब इस खबर पे बात कर लेते हैं। दफा 109 के तहत इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। एहसन साहब से बात कर लेते हैं। एहसन साहब, ये इस दफा के तहत सजा क्या हो सकती है, इसके बारे में जरा बताएं। मैं ये अर्ज करूं कि एक तो ये छोटा मोटा जो भी था कैमरा में आ गया, तशद्दुद की बात है। इसमें 109 जो मैं समझता हूँ कि ये वाकई जो समी साहब कह रहे हैं कि ये बड़ी अच्छी बात है। अदरवाइज इसको आप देखें एक आम आदमी के हवाले से तो ये एक बेलेबल था मामला था। अगर कोर्ट में प्री अरेस्ट बेल लेके जाता है कि बंदा जो तशद्दुद में शरीक नहीं है, उसे 109 में अबैटमेंट में कि उसके अमा पे ये किया गया, उसको पर्टिकुलरली कि कोई ऐसा हीनियस ऑफेंस भी नहीं है मासवाए एक मारपीट के, तो कानूनी हवाले से ये एक बेलेबल सी बात थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो अच्छी बात है अगर वज़ीर आला साहब ने, लेकिन इसकी तकलीद आप ज़रा देखें ना, जो बड़े बड़े काम हैं जिसमें अरबों के स्कैंडल हैं, इसी तरह का मामला एक मैं खास बात, मेरी बात सुने, मैं समझता हूँ कि इसकी तकलीद अरसलान इफ्तिखार को भी करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है ना।
कि इस तरह के जो मामले हैं जिसमें सारे इतने सबूत हों, वो बंदे तो, और ये बेचारा एक आदमी जिसका जो वज़ीर आला का दामाद है, मैं समझता हूँ कि 109 में ये कैमरा की और आपके मीडिया की हाइप क्रिएट करने से he was forced to surrender and he has been sent. लेकिन कुछ भी हो, ऐसा सब हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, बहुत शुक्रिया। मैं उनकी गुफ्तगू सुन नहीं सका क्योंकि मेरा जरा प्रॉब्लम आ गया था टेक्निकल। उनको भी ये इनिशिएटिव लेना चाहिए, होना चाहिए, सही बात होना चाहिए। लेकिन बात ये है, मामला ये होता है कि कुछ तौकीर सादों को बचा रहे होते हैं, कुछ किसी अपने को। यार शहबाज शरीफ ने तो अपने दामाद को नहीं बचाया भाई, ये तो आप अप्रिशिएट करें ना। उनको तो लाने नहीं चाहिए था। नहीं चले कोई बेलेबल ऑफेंस है ये नहीं है, लेकिन उन्होंने एक शुरुआत की है, वो बेल लेके आ सकते थे, लिहाजा इसको इतनी हाइप क्या देनी है। आगे चलते हैं, बात करते हैं। अच्छी कोई बात सियासतदानों के हवाले से हो तो आप कहते हैं हाइप क्या देनी। कोई रियल चेंज गाली निकाली सियासतदान को भी ठीक है, तो लोग देखेंगे, यानी बैठे हैं गालियां निकालने के लिए। आपकी स्टेट कर रही है यहाँ पे, और हमें साहब ये कह रहे थे कि जो बड़े बड़े स्कैंडल्स हैं उसके बारे में एक शुरुआत है, ये कह रहा था, बात ये है, मैं ये समझता हूं कि यही बात है जो बड़े बड़े स्कैंडल हैं। मियां साहब ने तो एक ग्रेस दिखा दी, लेकिन ये तौकीर सादक हो, अरसलान इफ्तिखार हो, बाकी जो बड़े बड़े इस पे भी इनिशिएटिव लेना चाहिए, भी इनिशिएटिव लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया। जब उन पे इनिशिएटिव नहीं होता तो फिर हमें लगता है कि यार ये हमें कस्तूरी ना बेचें। कैसा वक्त कम रह गया। मैं अर्ज करता हूं कि जो ड्रॉप इन FDI आई है बहुत बड़ी, ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि तकरीबन 70% हमारी जो है फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है उसमें ड्रॉप हुई है, अगर उसको हम कंपेयर करें पिछले साल के साथ। IMF की वार्निंग आ चुकी है, 14.4 बिलियन के हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं और कुछ 2.4 बिलियन हमने अदा करने हैं इस वक्त, जो हमारा IMF का कर्जा है। और उसकी वो वजह बता रहे हैं मिसमैनेजमेंट, और उसकी वो वजह बता रहे हैं ये वॉर ऑन टेरर जो है, इसने हमारी जो है ये, अब जाहिर है जिस सिस्टम में हम रह रहे हैं इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट रहे, लेकिन ये इससे हमें अंदाजा होता है। ग्रोथ रेट हमारा ड्रॉप होकर तकरीबन 3.5 पे आ चुका है, जो रीजन में सबसे कम है, विच शोज कि ये इकोनॉमिक मैनेजर जो है, या ये जो गवर्नमेंट थी 4-5 साल से जो इन प्लेस रही है, इसकी प्रियोरिटीज क्या थी और इन्होंने किस तरीके से इकोनॉमी को मैनेज किया। और अब ये आहिस्ता आहिस्ता ऐसे नुक्ते पे ला रहे हैं कि ये जो हम इलेक्शन तो बड़ा खेल रहे हैं, लेकिन इस इलेक्शन के बाद ये जो सारे लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं और हुकूमत में आने के लिए बेताब बैठे हुए हैं, उन्हें अंदाजा है कि व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमी दे आर लिविंग बिहाइंड देम। तो ये था इनका काम जमहूर का, जो इन्होंने किया। जमहूर का तो हम हाल देख चुके हैं, प्राइसेस, कीमतें और सारा टैक्स उनको दिए नहीं, और बड़ों को जो है वो रास्ता दे रहे हैं एमनेस्टी के जरिए, और नीचे ये हालत, और ये इकोनॉमिक एक डिजास्टर किया जो कि खुद स्टेट बैंक आज कर रहा है, और इस पे बारे में हमें सोचना चाहिए। सही समी साहब, हमने उस खबर पे बात करनी है। मंजूर वट्टी जो पीपल्स पार्टी पंजाब, देखिए ये दुनिया न्यूज ने सबसे पहले खबर दी थी, मुझे याद है सलमान गनी साहब की खबर थी, और हमने इसको उठाया था अपने प्रोग्राम में भी, और उस वक्त मंजूर वट्टू साहब कह रहे थे मैनू तो पता ही नहीं है तुसी की गल्लां कर रहे हो, तो वो अंदर के लोग ये बता रहे थे कि ये तय हो चुका। लेकिन उस दिन भी हमने ये कहा था कि ये मंजूर वट्टू साहब को बनाया इसलिए गया कि ये जोड़ तोड़ के बादशाह हैं और वो ग्रुप्स की ये मैनेजमेंट कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो पीपल्स पार्टी का वर्कर है, जो जाला है, वो इसको हजम करेगा। बात कर लेते हैं, मयूद्दीन हमारे साथ है। मयूद्दीन, पीपल्स पार्टी के जो कारकुन है, जाले हैं, वो इस फैसले को वेलकम कर रहे हैं क्या? शादी जो पीपल्स पार्टी का धड़ा है, जिसको कारकुनियत जाले कहा जाता है, वो तो बिल्कुल इसको हजम नहीं कर पा रहा, चूंकि उनकी तमाम सियासत जो है वो भुट्टो की सियासत के साथ ही जुड़ी है, और वो किसी सूरत भी एंटी भुट्टो के लोग जो है ग्रुप के, या जो बराह रास्त ताल्लुक नहीं रहा, उनको पार्टी ओहदों पर कबूल नहीं कर रहे। लेकिन जो एक बड़ी यहाँ पर क्यादत है, जो बड़े कारकुन हैं या जो अराकीन असम्बली हैं और यहाँ इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, उनकी तरफ से इसको खुशाइन करार दिया जा रहा है, क्योंकि पीपल्स ये फैसलाबाद से इनका बराह रास्त ताल्लुक तो नहीं है, करीबी जिला उखाड़ा है जहाँ के ये रहने वाले हैं, लेकिन जब ये वजीर आला थे तो ये फैसलाबाद के इलाके तानल्यावाला से ही MPA मुंतखब हुए थे। अब देखा ये जा रहा है कि फैसलाबाद की जितनी इर्द गिर्द की नशिस्तें हैं देही इलाकों की, पीपल्स पार्टी उनको बचाना चाहती है। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया। उकाड़ा की बात की, उकाड़ा से भी मैं नुमाइंदे से बात कर लूं। कामरान सिकंदर है। कामरान, उकाड़ा में इस फैसले को कैसे देख रहे हैं कारकुन? जी शाजिया, ये मियां मंजूर वट्टू एक सियासी तौर पर खुद बहुत बड़ी पहचान है, जिसकी वजह से ये वजीर पंजाब और स्पीकर कौमी पंजाब असम्बली भी रह चुके हैं। लोग इनको तरक्याती कामों के हवाले से भी बहुत अच्छा समझते हैं। इनकी मुकम्मल फैमिली
सियासी तौर पर लोगों की पहचान बन चुकी है। ठीक है, मेरे ख्याल में उनके जो काजी साहब, प्रोफाइल शुक्रिया। है और जो उनकी कामरान, मैं खुद शुक्रिया उनको मोहिद्दीन, जब आपका सीएम थे शुक्रिया। मैंने इंटरव्यू भी किया था उनको, उसकी ये जरूरत नहीं हमें बताने की। मैं जो बात करना चाहता हूँ कि जो आपकी टॉप लीडरशिप होती है, मसलन जुल्फकार अली भुट्टो लीडर थे तो उन्होंने अपना वजीर खजाना मुबशर को हाँ जी। बनाया। अच्छा, अब जब आप कोई नुमाइंदा मुतय्यन करते हैं तो आप क्या करते हैं? इस वक्त इनके मुतय्यन करने से टॉप लीडरशिप जो है उसके माइंडसेट का हमें पता चलता है, हमें अंदाजा उसकी जो क्वालिटी ऑफ उसका विजन है या जो पार्टी जो है उसका पता चलता है। और हम जो एक नजरियाती इनराफ देख रहे हैं पीपल्स पार्टी का, जो इसके अंदर अभी और सामने खुल के आएगा, ये जो अपॉइंटमेंट्स हैं आप बेसिकली क्या कह रहे हैं राजा परवेज अशरफ साहब का कोई विजन नहीं? मैं राजा परवेज अशरफ साहब हों या जरदारी साहब हों, इनके विजन पर ही मैं कमेंट कर रहा हूं। और मैं ये कमेंट कर रहा हूं कि जो भी आप काम करते हैं इस लेवल पे बैठ के, आप मैं जो अपना असिस्टेंट चलिए, उनका बनाऊंगा कैसा तो विजन वो सामने आया? असिस्टेंट मेरे माइंडसेट पे एक कमेंट होगा, वो एक कमेंट होगा कि मैं कौन हूं। लिहाजा पीपल्स पार्टी के वर्कर को समझ लेना चाहिए जुल्फकार अली भुट्टो साहब अब नहीं रहे, ये जरदारी साहब की पार्टी है एंड दिस इज अ फैक्ट एंड वी एक्सेप्ट इट। इसलिए जो जरदारी साहब चाहेंगे वैसा ही होगा। देखिए, ये मैंने क्योंकि मैं नुमाइंदों की बात नहीं सुन चुका, सिर्फ एक बात कहूंगा, इस वक्त जो सियासत है ना, जो उसका रुख है, वो सियासत बन ऐसे गई है कि आप उसको मैनेज करें जोड़ तोड़ करके। तो ये वर्करों के लिए तो वाकई ये काजी साहब की बात सही है, तकलीफ दे है, लेकिन अब अगर इलेक्शन जीतना है आपने तो वैसे ही बंदा मुकाबले में लाएंगे ना जिस तरह के लोगों से मुकाबला है। तो जीतने के लिए एन पैटरसन भी हैं, वो जितवा देंगे, उसके पास जाते रहे, ये एस्टेब्लिशमेंट के पास चले जाएंगे। आप जीतने के जो तरीके हैं, जो वक्त यही है। मुझे बोला जा रहा है प्लीज क्लोजिंग दे दें। बहुत शुक्रिया आपका, और सभी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, प्रोग्राम के लिए फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।